है बच्चे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इसको डिनोट करते हैं डेल्टा टी बी के साथ, और ये बराबर होती है के बी इंटू एम। एम यहां पे मोलैलिटी है, तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी इंटू गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू 1000 अपॉन गिवन मास ऑफ द सॉल्वेंट। ये फॉर्मूला होता है मोलैलिटी का। अब ये WB अपॉन MB क्या है, गिवन मास अपॉन मोलर मास है ना, मतलब आप इसकी जगह पर NB भी तो लिख सकते थे, नंबर ऑफ मोल्स। तो क्या डेल्टा TB भी NB के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाती है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसको हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा TF के साथ, और ये बराबर होता है KF इंटू M। वापिस M आ गया, M का फॉर्मूला वापिस अगर मैं यही लिख दूं, M की जगह पर आप ये लिख सकते हो WB बाय MB इंटू 1000 अपॉन गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन W1 MB क्या होता है, NB। तो क्या ये डेल्टा TB भी NB के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब ये भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। फोर्थ प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, जो कल पढ़ाया था, कल पढ़ा था हमने ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर किसके साथ डिनोट करते थे बेटू, इसको पाई के साथ, ठीक है। और मैंने आपको बताया था पाई इज इक्वल्स टू NB बाय B इंटू R इंटू T। तो क्या पाई भी NB के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब ये सारी प्रॉपर्टीज जो हैं, ये पहली रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट and osmotic pressure, this all the properties are directly proportional to NB। और यहीं से आप एक और चीज देखो, ये डेल्टा TB MB के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये डेल्टा TF MB के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उसी तरह से ये पाई भी MB के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जो चीज मैंने पहले ही लिख दी है, जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं वो सारी की सारी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ मोल्स के। और जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं वो सारी की सारी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मॉलिक्यूलर मास के। यहां तक समझ में आया? ओके। अभी जो मैं चीज बताने जा रहा हूं वही बेस है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास का, ध्यान से देखना बेटे। यहां पर मैं लिखता हूं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। सही है बच्चे? ठीक है, हमने यहां पे देख लिया, ये सब है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ मोल्स के, मोल्स इन मॉलिक्यूल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन कौन से मॉलिक्यूल्स, सॉल्यूट, और सॉल्यूट भी कौन सा, नॉन वोलाटाइल। बच्चे नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट वो होता है जो वेपर फॉर्म नहीं करता, वेपर नहीं बनाता, नॉन वोलाटाइल, ठीक है। अच्छा, अब जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है ना, ध्यान से देखना, जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं ये सारी की सारी हमको MB निकालना सिखाती हैं। MB सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की एक एप्लीकेशन है, जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं वो सारी की सारी हमको MB निकालना सिखाती हैं, ये उसकी एक एप्लीकेशन है, ठीक है। बच्चे क्या कैलकुलेट करते हैं हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से, MB। MB इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब हमने ये चेक करना है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो मास हमको कैलकुलेट करके देंगी वो सही होगा या गलत होगा, ठीक है। उसको चेक करते हैं। देखो मैंने ना सॉल्यूट लिया NaCl, एक सॉल्यूट मैंने लिया C12H22 एंड O11, ये हमारा सुक्रोज है, और ये ना बेटे सोडियम क्लोराइड है, पता ही है आपको। हमने दोनों का एक एक मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में डाल दिया, ठीक है। NaCl के भी कितने मॉलिक्यूल डाले, एक, और सुक्रोज के भी कितने मॉलिक्यूल डाले, एक। अब हम चाहते हैं कि हम इनका मास कैलकुलेट करें। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से इनका मास कैलकुलेट होगा, होगा कि नहीं? ओके। हमने कितने ग्लूकोज के मॉलिक्यूल, सुक्रोज के मॉलिक्यूल डाले थे, एक। तो सॉल्यूशन में जाने के बाद ये एक ही रहेगा, ये कभी ब्रेक नहीं होगा, ये आयंस में कन्वर्ट नहीं होता, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, नॉन
इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट वो सल्यूट होता है जो आयंस में कन्वर्ट नहीं होता। तो आपने कितने डाले थे? एक, और सॉल्यूशन में जाने के बाद भी ये कितने रहे? एक, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ने आपको मास भी कितने का निकाल के दिया? एक। तो बिल्कुल सही है। इसका मतलब अगर आपका सल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो जो आयंस में कन्वर्ट नहीं होता, उस केस में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो आपको मास निकाल के देगी वो बिल्कुल सही होगा। बात समझ में आ गई? अब मैं बात करता हूं NaCl की। आपने सॉल्यूशन में कितने NaCl डाले? 1 मोल। जैसे ही ये सॉल्यूशन में गया ना बेटे, तो ये ब्रेक हो जाएगा, ये बना देगा Na पॉजिटिव और साथ में क्या बना देगा? Cl नेगेटिव। आपने कितने डाले थे? एक, लेकिन सॉल्यूशन में जाने के बाद ये कितने हो गए? 2। 1 से 2 बन गए, यानी ये क्या हो गया? डिसोशिएट हो गया। क्या हो गया? तो इसका मतलब ये आपका इलेक्ट्रोलाइट था। क्या था? इलेक्ट्रोलाइट वो होगा जो आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बताओ आपने कितने पार्टिकल डाले? एक। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आंसर कितने के अकॉर्डिंग देगी? एक के अकॉर्डिंग नहीं, उसने डिसोसिएशन या एसोसिएशन नहीं बताया। हमने कितने मॉलिक्यूल्स डाले? एक। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितने के अकॉर्डिंग आंसर देगी? एक। लेकिन अगर जब प्रैक्टिकली देखते हैं, ये तो सॉल्यूशन में जाने के बाद डिसोसिएट हो गया, इसके कितने पार्टिकल्स हो गए? 2। अब आप मुझे बताओ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ गए? एक से कितने हो गए? 2। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर बढ़ेंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ेगी और मास क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अगर नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे तो मास क्या हो जाएगा? डिक्रीज। और ये बढ़ गए, ये वैल्यू भी बढ़ गई, लेकिन मास क्या हो गया? डिक्रीज। किससे डिक्रीज हो गया? जो हमको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट करके देगी। उसने कितने के अकॉर्डिंग करके दिया था? एक के अकॉर्डिंग। लेकिन ये सॉल्यूशन में जाने के बाद कितने हो गए? 2। क्या हो गए? डिसोशिएट। समझ में आया? तो डिसोसिएशन के केस में अगर आपका सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट हो, क्या हो? इलेक्ट्रोलाइट हो, तो वो सॉल्यूशन में जाने के बाद डिसोशिएट हो जाता है, आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। और जितने ज्यादा आयंस बनेंगे उतनी ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ जाएगी और उतना ही मास क्या हो जाना है? डिक्रीज। और वो डिक्रीज हो गया, दैट डिक्रीज्ड मास इज नोन एज एबनॉर्मल मोलर मास। तो अब मुझे बताओ अगर आपका सॉल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो जो डिसोशिएट नहीं होता, उस केस में एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उस केस में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर देगी। लेकिन अगर आपका सॉल्यूट क्या हो गया? डिसोशिएट हो गया, इलेक्ट्रोलाइट हो गया, तो उस केस में क्या होगा? पार्टिकल बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब मैं एक और एग्जांपल देता हूं, देखो ध्यान से देखना बेटे। आपने लिया ग्लूकोज C6H12O6, इसका मास है 180। ये मुझे पहले ही पता है। हमने एक मॉलिक्यूल लिया इसका, तो बताओ ये सॉल्यूशन में जाने के बाद डिसोशिएट होगा? नहीं, ये कोवलेंट मॉलिक्यूल है, ये डिसोशिएट नहीं होगा। तो ये सॉल्यूशन में जाने के बाद भी कितना रहेगा? एक ही रहेगा। तो इसका मास कितना आएगा? 180 आएगा, कोई चेंज नहीं हुई। इसका मतलब जब आपका सॉल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो तो उस केस में जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको आंसर देगी वो क्या होगा? एग्जैक्ट होगा। अब मैं दूसरा केस यहां पर मैं लिखता हूं, नो एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन। यहां पर कोई एसोसिएशन नहीं हुई, कोई डिसोसिएशन नहीं हुई। अब मैं दूसरा केस लेता हूं। हमने लिया कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। जैसे ही हमने इसको सॉल्यूशन में मिलाया, हमने 1 मोल इसका लिया था। अब सॉल्यूशन में जाने के बाद ये बना रहा है Ca2 पॉजिटिव और साथ में बना रहा है 2 टाइम्स Cl नेगेटिव। अब बताओ ये इलेक्ट्रोलाइट है कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है? इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि ये किस में कन्वर्ट हो गया? आयंस में कन्वर्ट हो गया। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितने मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंग आंसर देगी? एक के अकॉर्डिंग। लेकिन ये सॉल्यूशन में जाने के बाद एक है कि कितने? 3 हो चुके हैं। अब आप मुझे बताओ अगर पार्टिकल्स बढ़ गए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ेगी और मास क्या हो जाएगा? अब देखते हैं डिक्रीज हुआ कि नहीं। कैल्शियम का मास होता है 40, क्लोरीन का मास होता है 35.5, लेकिन वो 2 थे तो मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देते हैं, तो 40 प्लस 71 कितना हुआ? ये 111 इतना हो गया। तो पहले एक मॉलिक्यूल का मास 111 था, अब ये एक मॉलिक्यूल का मास कितना है?
कैल्शियम का कितना होता है 40, क्लोरीन का कितना होता है 35.5। अब आप मुझे एक बात बताओ, पहले एक मॉलिक्यूल का मास कितना था, अभी एक मॉलिक्यूल का मास कितना है, अभी एक मॉलिक्यूल का मास कितना है 35.5, 2 का 71 हो जाएगा। समझ में आया? लेकिन ये अलग अलग है ना। बात समझ में आई? तो ये कौन सा केस था, ये इलेक्ट्रोलाइट था, इसमें क्या हुआ बेटे, डिसोसिएशन हो गई। तो यहां से आपको क्लियर हुआ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको जो मास निकाल के देगी वो सिर्फ कब सही होगा, जब आपका सल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा, जो एसोसिएट या डिसोसिएट ना हो। लेकिन अगर आपका इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट हो गया तो डिसोसिएट होने की वजह से उसमें पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, और अगर पार्टिकल्स इंक्रीज हुए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी इंक्रीज होगी और मास क्या हो जाएगा, डिक्रीज। दैट डिक्रीज मास इज नोन एज एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। समझ में आया? अब मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूं। मैंने लिया एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COONH। दिस इज द एसिटिक एसिड। हम अब 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं, एक और मॉलिक्यूल डालता हूं, CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। हमने कितने मॉलिक्यूल्स डाले सोल्यूशन में, 2। इसका मास है 60 और इसका मास भी 60 ही है। जैसे ये दोनों सोल्यूशन में गए, सोल्यूशन में जाने के बाद ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। हाइड्रोजन के ऊपर ये यहां से जुड़ गया, इस ऑक्सीजन हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज कौन सा है, और ऑक्सीजन के ऊपर ये यहां से जुड़ गया। पहले आपने डाले कितने मॉलिक्यूल्स थे, 2, लेकिन सोल्यूशन में जाने के बाद ये कितने हो जाएंगे, इसको मैं मिटा देता हूं, आगे बता देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। अब सोल्यूशन में जाने के बाद इसकी कंडीशन ऐसी होगी, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। अब आपने 2 मॉलिक्यूल्स डाले, लेकिन सोल्यूशन में जाने के बाद वो दोनों जुड़कर एक ही हो गए। तो यहां पर कौन सा फिनोमिना हुआ, एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब है पार्टिकल्स का आपस में जुड़ जाना। अब ये एक ही मॉलिक्यूल है, 2 नहीं है, इसको बोलते हैं डाइमर। डाइमर का मतलब होता है जब 2 मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं। अब इसका मास है 120। कितना मास है, 120। ये एसोसिएशन का केस था। अब इसको ध्यान से देखो, इसमें पार्टिकल बढ़े हैं कि कम हुए, पहले कितने थे, 2। तो आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो आंसर देगी ना वो 2 के अकॉर्डिंग देगी। समझ में आया? लेकिन जैसे ही आपने इसको सोल्यूशन में ऐड किया, सोल्यूशन में जाने के बाद ये कितने हो गए, 1। अब यहां आ जाओ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, कम। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिक्रीज हो जाएंगे, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिक्रीज हो जाएंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी क्या हो गई, और मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, बढ़ गया। जितना वो बढ़ेगा दैट इज नोन एज एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। दिख रहा है आपको बढ़ा हुआ? पहले एक मॉलिक्यूल का मास कितना था, अब एक मॉलिक्यूल का मास कितना है, 120। समझ में आया? तो ये था आपका एक छोटा सा टॉपिक, दैट इज एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। लेकिन अब मैं क्वेश्चंस पूछूंगा, आप मुझे आंसर्स देना, ठीक है, कि एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। सबसे पहला क्वेश्चन है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट द एक्यूरेट मॉलिक्यूलर मास ओनली व्हेन द सल्यूट इज डैश नॉन इलेक्ट्रोलाइट। व्हेन योर सल्यूट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट, उसी केस में आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर दे सकती है मास का, अदरवाइज वो नहीं दे सकती। सो व्हाट आर द रीजंस फॉर एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्यों अराइज हो जाता है, उसके लिए 2 रीजन दीजिए। एक्यूरेट आंसर इज आइदर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। एसोसिएशन के केस में क्या होगा और डिसोसिएशन के केस में क्या होगा, अब ये बात करते हैं। इन केस ऑफ डिसोसिएशन द मॉलिक्यूलर मास डिक्रीज्ड और इंक्रीज्ड। पार्टिकल ज्यादा हो गए, पार्टिकल ज्यादा हो जाएंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाएगी और मास डिक्रीज हो जाएगा। सिंपल सी बात है बच्चे, मास और नंबर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर पार्टिकल बढ़ेंगे तो मास कम हो जाएगा, और अगर पार्टिकल ज्यादा हो जाएंगे, अगर पार्टिकल्स ज्यादा हो जाएंगे तो मास कम हो जाएगा, और अगर पार्टिकल्स कम हो जाएंगे तो मास ज्यादा हो जाएगा। समझ में आया?
अब बताओ, इन केस ऑफ एसोसिएशन द मॉलिक्यूलर मास, in case of association the molecular mass increases, in case of dissociation molecular mass decreases. dissociation के केस में कैसे इंक्रीज होगा? ये देखो इधर, ये मार्कर है, इधर देखो ये मार्कर है, इसका मैं वेट कर लेता हूं, ये एक है ना, अभी इसका मैं वेट करता हूं, मान लीजिए 60 ग्राम है, कितना है? अब मैंने इसको तोड़ दिया, डिसोसिएट कर दिया, अब एक मॉलिक्यूल का मास 60 आएगा या कम आएगा? कम आएगा ना। तो डिसोसिएशन के केस में मास क्या हुआ? कम। अब ये दो मॉलिक्यूल हमने लिए अलग अलग, ए इसका मास कुछ और है, इसका मास कुछ और है, अब मैंने इन दोनों को जोड़ दिया, अब एक मॉलिक्यूल का मास ज्यादा आएगा। एसोसिएशन के केस में मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाएगा और डिसोसिएशन के केस में मॉलिक्यूलर मास कम हो जाएगा। सिंपल सी बात है, आप किसी चीज को तोड़ रहे हो, अलग अलग कर रहे हो, तो मास तो कम होगा ही होगा एक पार्टिकल के अकॉर्डिंग, और अगर जोड़ रहे हो तो मास क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। समझ में आया? और वो कितना इंक्रीज हुआ और वो कितना डिक्रीज हुआ, दैट इज नोन एज एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। समझ में आ गया आपको? अच्छा, अब इसके कुछ क्वेश्चंस करवाता हूं मैं आपको, ठीक है? देखो, ये एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास समझ में आया? ये सिर्फ कब अराइज होगा? एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास सिर्फ एक ही केस में अराइज होता है, कब? जब क्या हो जाए? एसोसिएशन हो जाए या फिर क्या हो जाए बेटे? डिसोसिएशन हो जाए। एसोसिएशन के केस में मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाता है? इंक्रीज, और डिसोसिएशन के केस में मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। समझ में आ गई बच्चे बात? तो कितना वो इंक्रीज हुआ और कितना वो डिक्रीज हुआ, दैट इज नोन एज एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं हम उसको कि उससे इंक्रीज हो गया, उससे डिक्रीज हो गया? जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट करके दे रही थी। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ कितने के लिए कैलकुलेट करके देती है? सिर्फ उतने के लिए जितने आपने स्टार्टिंग में सॉल्यूशन में डाले थे। उसको कोई मतलब नहीं है कि आगे जाके उसने डिसोसिएट होना है या एसोसिएट होना है। तो मुझे बताओ, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो आंसर्स देती है वो सही है कि गलत? सही है, लेकिन सिर्फ एक केस में, जब आपका सॉल्यूट क्या हो? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन जब अगर आपका सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट हो तो क्या सही है वो? नहीं। तो उसको सुधारना पड़ेगा ना, उसमें कौन सा फैक्टर ऐड करना पड़ेगा? क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में क्या चीज में अगर डाल दूं तो वो बिल्कुल सही हो जाएंगी? एसोसिएशन और डिसोसिएशन वाला फैक्टर। तो एसोसिएशन और डिसोसिएशन वाला फैक्टर डालने के लिए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वॉन्ट हॉफ। क्या नाम था? वॉन्ट हॉफ। उन्होंने एक फैक्टर दिया है, उसको बोलते हैं वॉन्ट हॉफ फैक्टर, उसको आई के साथ डिनोट किया जाता है, ठीक है? अभी मैं इसको मिटा रहा हूं, करना अपना नोट, मैं इसको लिखवा दूंगा आपको अच्छे से, ठीक है? फिलहाल आप ये एग्जांपल नोट कर लें जो अभी मैं बताने वाला हूं। देखो, सारी की सारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला दोबारा से लिख रहा हूं। डेल, ये पहली वाली थी, पी नॉर ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉर ए इज इक्वल टू काई भी था ना बेटे? था ना इसके बराबर? अब मैंने पता क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना आई के साथ। आई इसके अंदर कौन सा फैक्टर डाल रहा है? एसोसिएशन और डिसोसिएशन वाला, ठीक है? अभी एग्जांपल लेंगे तो आपको समझ में आएगा। एक को लेता हूं, डेल्टा टी बी किसके बराबर था? के बी मल्टीप्लाइड बाय एम। इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए? आई के साथ। इसमें फैक्टर डल गया, एसोसिएशन और डिसोसिएशन वाला। डेल्टा टी एफ किसके बराबर था? के एफ इंटू एम। इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? आई से। ये भी करेक्ट हो गया। लास्ट वाला था पाई इज इक्वल टू सी आर टी। इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? आई से। अब ये सारी की सारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी बिल्कुल एक्यूरेट हो चुकी हैं, चाहे अब आपका सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे आपका सॉल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। देखो कैसे, आई का फॉर्मूला क्या है पहले ये देखते हैं। आई इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल पार्टिकल टेकन। टोटल पार्टिकल्स टेकन, ये आपके पास आई का फॉर्मूला है, ठीक है? अब मैं 4-5 एग्जांपल्स दूंगा। सबसे पहले मैंने एग्जांपल ली C6H12O6 की। मुझे बताओ, इसका एक मॉलिक्यूल मैंने लिया था, ये सॉल्यूशन में जाने के बाद भी कितना रहेगा? ठीक है, एक ही रहेगा ना। तो आई की वैल्यू कितनी आएगी? नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, तो वो एक ही रहा 1 डिवाइडेड बाय टोटल कितने लिए थे? 1, तो आंसर कितना आया? 1।
तो जब आपका सल्यूट कौन सा होगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा, तो आई लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आई की वैल्यू सिर्फ कितनी आने वाली है, 1 आने वाली है। अब मैं NaCl वाला फैक्टर डालता हूं। NaCl अब आपने लिया, लिए कितने थे, 1। अब आई की वैल्यू कितनी आएगी, ये बनाएगा Na पॉजिटिव प्लस, अब बताओ I इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 1, तो कितना आया 2। तो यहां पर जब मैंने I लिखा हुआ है तो ये 2 से अपने आप मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो जो आपका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया। अब अगर मैं लेता हूं CH3COOH के 2 मॉलिक्यूल्स, तो अभी अब मैंने आपको बताया था सोल्यूशन में जाने के बाद CH3COOH होल ट्वाइस हो जाएगा, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। लिए कितने थे 2, बाद में कितने हो गए 1। अब I की वैल्यू क्या आएगी, बाद में कितने हो गए 1, लिए कितने थे 2, आंसर कितना आया 0.5, तो I की वैल्यू 0.5 आ जाएगी, तो आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगा ना। समझ में आया आपको। तो हम बॉन्ड हॉफ फैक्टर का जो बॉन्ड हॉफ का जो फैक्टर है उसको डाल देते हैं, तो हमारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज बिल्कुल एक्यूरेट हो जाती हैं। समझ में आया। क्या होता है बच्चे एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, इट इज द मास which is either greater or lesser than the mass which is calculated by colligative property. The mass which is calculated by colligative property is correct only for the solute which is non-electrolyte. If your solute is electrolyte, it either shows association or dissociation, then the mass gets changed, and that changed mass is known as abnormal molecular mass. In case of dissociation, it decreases, and in case of association, it increases. That increased or decreased molecular mass is known as abnormal molecular mass. समझ में आया आपको। लिख लो, अब मैं लिखवा देता हूं। Write down abnormal molecular mass.